राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का इंसाफ। अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर मधुसूदन बाबू अपने कमरे में जाकर दुखी होकर वहीं बैठ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लेकर रोने लगे, क्योंकि आज फिर उन्हें बहुत सुनाया था। उनके बेटे और बहू उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए आज दुखी होकर वह अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने अपने इकलौते बेटे को। ऐसा कहते ही वो रो पड़े। फिर खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, अब ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, पत्नी सुनीता देवी की तस्वीर को बैग में रखा और अपने एक दोस्त चंद्रपाल जी को फोन किया, जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से कहा, अब मैं भी वृद्धाश्रम ही आ रहा हूं। इतना सुनते ही चंद्रपाल जी सन्न रह गए। कुछ पूछने को शब्द ही नहीं बचे। मधुसूदन बाबू ने बस इतना ही कहा, मैं रोज रोज के कलह से परेशान हो गया हूं। 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। वक्त जाया किए बिना मधुसूदन बाबू अपना बैग उठाकर घर से निकलने लगे तो देखा, बेटा अमित और बहू रंजना अपने कमरे में बैठकर चाय स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। पर किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की। रोज रोज की जिल्लत और अपमान से टूट चुके मधुसूदन बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां थोड़े ही समय में उनके कई मित्र बन गए। सबके साथ हंसी ठहाके लगाते, पुरानी बातें करते, रोज सुबह टहलते, एक्सरसाइज करते। धीरे धीरे उन्हें वहीं सुकून मिलने लगा। घर की तुलना में वृद्धाश्रम का माहौल उन्हें कहीं ज्यादा सुकून देने वाला लगा। सभी लोग साथ खाना खाते, कोई ताना नहीं, कोई अपमान नहीं, पर अकेले में अपनी पत्नी सुनीता देवी की तस्वीर से बातें करते। तुम तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी सुनीता, पर अब इस बेटे ने भी साथ नहीं दिया, जिसके लिए मैंने अपना पसीना भी पानी की तरह बहा दिया। एक दिन वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहलते हुए मधुसूदन बाबू ने देखा कि वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। सभी बुजुर्गों ने कार की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज फिर कोई अपनों के हाथों ठुकराए गए बुजुर्ग इस दरवाजे पर उतरेगा। कार से एक 30-35 साल का नौजवान उतरा। फिर उसने 65 साल की एक महिला का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसके सिर पर पल्लू था, चेहरा ढका हुआ था। साथ में एक महिला और उतरी। उसके हाथ में एक बैग था। उसने वो बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमाया और कुछ कहा। उसके बाद दोनों कार में बैठकर चले गए। वो बुजुर्ग महिला कुछ देर गेट पर खड़ी रही, आंचल से आंसू पोंछे, फिर भारी कदमों से वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। मधुसूदन बाबू ने उस महिला को देखा। उन्हें ऐसा लगा कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है, पर सही से समझ नहीं पाए। वो महिला अक्सर अपने पल्लू से आधे से ज्यादा चेहरा ढककर रखती। एक दिन जब वो महिला बागवानी कर रही थी तो मधुसूदन बाबू टहलते हुए वहीं पहुंचे। अचानक हवा चली, उसका पल्लू सरक गया। मधुसूदन बाबू की आंखों के सामने अतीत जैसे जीवित हो गया। वो थी गौरांगी देवी, उनकी खुद की बहू की माँ। मधुसूदन बाबू के पास उस वक्त कोई शब्द नहीं थे, वो अंदर से टूट चुके थे। तभी उनका मित्र चंद्रपाल पास आया। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? मधुसूदन बाबू ने झूठ कह दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। पर भीतर से वो बहुत बेचैन थे। बार बार गौरांगी देवी को देखते रहते, जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ। उनका तो भरा पूरा परिवार था, बेटे, बहू, पोता, पोती, फिर भी क्यों वो आज यहाँ? एक दिन उन्होंने वृद्धाश्रम के कर्मचारी से पूछ ही लिया कि गौरांगी देवी 2 दिन से भोजन पर क्यों नहीं आई। उसने बताया कि वो माताजी बहुत दुखी हैं। बेटे बहू ने जैसा किया वैसा कोई दुश्मन भी नहीं करता, इसीलिए आजकल बागवानी में ध्यान बंटवाया जा रहा है। इतना सुनकर मधुसूदन बाबू का दिल और भारी हो गया। वो सीधे महिला विभाग में पहुंच गए। गौरांगी देवी से बोले, गौरांगी जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे पहचान गई हैं और इसीलिए आप अपना चेहरा छिपाती हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि आप यहाँ कैसे पहुंची। गौरांगी देवी चुप रही। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मधुसूदन बाबू भीतर ही भीतर सुलगने लगे। क्यों, आखिर क्यों अपनों के लिए सब कुछ कर देने वाले माँ बाप को
इस हाल में पहुंचा दिया जाता है। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया था। इसीलिए फिर मधुसूदन जी ने उनसे कुछ नहीं पूछा और अब वे दोनों एक दूसरे से बात भी करने लगे थे। एक दिन टहलते टहलते मधुसूदन बाबू अचानक एक मुंडेरी के किनारे से टकराकर गिरने लगे और फिर पास के पेड़ को पकड़कर संभल गए। लेकिन उन्हें देखकर वृद्धाश्रम का कर्मचारी दौड़ा दौड़ा आया और उनसे बोला, अंकल जी, चोट तो नहीं लगी आपको? मधुसूदन बाबू हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, बचाव हो गया। और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर वह वहीं आसपास रखी कुर्सी पर बैठ गए और पुरानी बात सोचने लगे। और फिर मन में एक और चोट ताजा हो गई। एक बार जब वह नहाने के लिए बाथरूम में घुसे तो बाथरूम में पानी पड़ा होने के कारण वहीं गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोट आई थी। लेकिन उनके बाथरूम में गिरने की बात सुनकर बहू रंजना ने कहा था, बस हर वक्त चोट लगाकर खर्चा बढ़ाते रहो, आराम से बैठा नहीं जाता। और उनका बेटा अमित बोला, पापा आप संभल कर क्यों नहीं चल सकते? आपसे एक जगह नहीं बैठा जाता। क्यों हमारा काम बढ़ाते हो? क्यों पैसा खर्च करवाते हो? उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पापा आपको कहाँ लगी है। उसने किसी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सुनाकर चला गया। ये बात याद आते ही उनकी आंखें भीग गईं, पर दिल और पत्थर सा हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके दोस्त चंद्रपाल बहुत खुश थे। बोले, आज मेरे बेटे का फोन आया, वो मुझसे मिलने आने वाला है। मधुसूदन बाबू ने ताना देते हुए कहा, जिस बेटे ने तुम्हें यहाँ भेजा उसी के लिए खुश हो? चंद्रपाल हंसते हुए बोले, अरे मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि साल में एक बार ही सही उसका चेहरा तो देख लूंगा। मधुसूदन बाबू को यह सुनकर और तकलीफ हुई। वो सोचने लगे, क्या सबकी कहानी एक जैसी है? कुछ हफ्ते बाद वृद्धाश्रम के संचालक ने कहा, मधुसूदन बाबू, आपका बेटा अमित, बहू रंजना और पोता मोहन आपसे मिलने आए हैं। मधुसूदन बाबू चौंक गए कि अचानक इन लोगों को आज मेरी याद कैसे आ गई। फिर भी वह उनसे मिलने पहुंच गए। तब उनका बेटा बोला, पापा आज मोहन का जन्मदिन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें, इसे अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मधुसूदन जी ने मोहन को प्यार किया और जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने जाने से मना कर दिया। तब उनकी बहू मुंह बनाते हुए बोली, पापा जी आप एक रात के लिए आ नहीं सकते क्या? हमने सब रिश्तेदारों को बुलाया है, आपके दोस्त भी आएंगे, सब आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इसीलिए बस एक रात के लिए आप आ जाइए। उन दोनों की बात सुनकर मधुसूदन जी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम्हें मेरी नहीं रिश्तेदारों की चिंता है कि वो तुमसे क्या कहेंगे, मुझे नहीं जाना। ऐसा कहकर वह अंदर जाने के लिए मुड़ गए। उसके बाद उनका पोता दौड़ता हुआ आया, दादू चलो ना, बर्थडे पार्टी है मेरी। मधुसूदन बाबू पिघलने लगे पर खुद को संभाला, फिर बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, पार्टी के बाद मुझे फिर से यहीं छोड़ना होगा। अमित और रंजना खुशी खुशी मान गए, क्योंकि वो भी उन्हें कौन सा रखना चाहते थे। वह तो इस समय उन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बचानी थी। फिर मधुसूदन जी बोले, मेरी एक शर्त और है कि कल जब तुम मुझे छोड़ने आओगे तब मुझे अंदर तक छोड़कर जाओगे, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। दोनों उनकी बात सुनकर चौंके, लेकिन फिर बोले, ठीक है, जैसा आप कहें। घर पहुंचते ही बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। पड़ोसी, रिश्तेदार, पुराने दोस्त सबने मिलकर मजा किया। मधुसूदन बाबू ने किसी से शिकायत नहीं की, पर मन में ठान चुके थे कि ये अब आखिरी बार है। सुबह होते ही रंजना बोली, पिताजी अब चलिए, आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। मधुसूदन बाबू हंस पड़े, हाँ बहू चलो, मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ से जाने की मुझसे ज्यादा जल्दी तुम दोनों को है। उनकी बात सुनकर उनकी बहू चुप हो गई। गाड़ी वृद्धाश्रम पर पहुंची, वो लोग उतरे, फिर बेटे बहू से बोले, चलो अंदर, तुम्हें किसी से मिलवाना है। अमित और रंजना को कुछ समझ नहीं आया, पर उनके साथ चल दिए। तब वहां पर गौरांगी देवी को बुलवाया गया। जैसे ही वो बाहर आई, रंजना का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, आप यहाँ कैसे? तब गौरांगी देवी बोली, तेरे भैया और भाभी को मेरा वहां रहना पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद रंजना गुस्से से बोली, उन दोनों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। गौरांगी देवी बोली, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। तब वह बोली, माँ
कैसी बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर गौरांगी देवी ने मुंह फेर लिया। मत बुला मुझे माँ। तूने भी तो वही किया अपने ससुर के साथ। जब तेरे भाई भाभी ने ऐसा किया तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तुझमें और उनमें फर्क ही क्या है? अपनी माँ की बात सुनकर रंजना फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर गौरांगी देवी गुस्से से उस पर बरस पड़ी और बोली, माफी उस इंसान से मांग जिसका तूने दिल दुखाया है। रंजना मधुसूदन बाबू के पैरों में गिर पड़ी। अमित भी पछता रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर उनसे वापस घर चलने के लिए कहा, पर मधुसूदन बाबू का जवाब साफ था। एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इतनी हिम्मत नहीं कि दूसरा धोखा सह सकूं। उसके बाद मधुसूदन बाबूजी और गौरांगी जी उन दोनों को वहीं छोड़कर अंदर चले गए। रात को अमित ने कमरे में पड़ी पिताजी की पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत? मैंने देखी है। जब अपना बेटा ही हमें पराया कर दे तो वो जीना मौत से भी बदतर होता है। अब मैं वहीं रहूंगा जहां मेरे आंसू बहते तो हैं पर ताने नहीं मिलते। अब मधुसूदन बाबू और गौरांगी देवी वृद्धाश्रम में ही रहते हैं, अपनों से ठुकराए पर अपनों से कहीं ज्यादा अपनों के बीच। इधर अमित और रंजना को अब बस पछतावा ही पछतावा है, क्योंकि रिश्तों की कीमत अक्सर तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, क्या मधुसूदन जी और गौरांगी जी ने ना जाने का फैसला करके सही किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।